Hey guys, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जो हमने इक्वालिटी वाला आर्टिकल किया था पिछली वीडियो में, उसके नेक्स्ट वीडियो करना चाहते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक बार कोई फंडामेंटल राइट नहीं कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट जो हमने इक्वालिटी वाला किया था, इसी में बेटा इसी को हम एक केस है इंदिरा साहनी केस, जिसको हम मंडल कमीशन केस भी बोलते हैं, इसको समझे बिना इस आर्टिकल को हम कभी कंप्लीट नहीं मान सकते। खींचने को तो ऐसे ही खींच सकता हूँ कि हाँ चलो भाई अब फ्रीडम वाला करते हैं, लेकिन जो ये है केस है, इसको समझे बिना फायदा नहीं है कोई। तो इस केस को समझने के लिए सबसे पहले आर्टिकल 15 और 16 को एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर 15 में के पहले क्लॉज में क्या बोला है कि भैया इन सब चीजों के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। फिर से बोला कि इन्हीं सब चीजों के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। किस चीज में? शॉप्स के अंदर एंट्री में, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह वगैरह, वेल टैंक्स, ठीक है। क्लॉज नंबर 3 में बोला कि नहीं भैया नहीं, थोड़ा बहुत तो स्टेट फिर कर सकती है, इनके पास विमेन और चिल्ड्रन को देने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजंस हो सकते हैं। फिर चौथे क्लॉज में बोला कि भैया कोई भी स्पेशल प्रोविजन दिए जा सकते हैं उनको जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट है, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब है। राइट। फिफ्थ में बोलते हैं बच्चे कि किसी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को, या शेड्यूल कास्ट को, या शेड्यूल ट्राइब को वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकते हैं, वो चाहे एडेड हो, चाहे अनएडेड हो, चाहे प्राइवेट हो, जो भी हो। हाँ, माइनॉरिटी वाले इसमें से एक्सक्लूडेड होते हैं। ये है क्लॉज नंबर 5। ठीक है। इसको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, 93rd अमेंडमेंट 2005। ठीक है। मैंने आपको बताया था इसका कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं था, क्योंकि एनी प्रोविजन जब यहाँ पर कर रखा है तो ये भी इसमें अंदर ही आ जाएगा। लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल्स वाले ज्यादा एडमिशंस नहीं दे रहे थे, या वहां पर सीट्स कम वगैरह थी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब वालों के लिए, तो उनको बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये अमेंडमेंट स्पेशली ऐड की गई। फिर सिक्स अमेंडमेंट बहुत काम की है। इसमें क्या ऐड किया गया? इसमें बोला गया कि इकोनॉमिकली, एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी हम ये दे सकते हैं बेनिफिट, कोई ना कोई स्पेशल प्रोविजन का। लेकिन वो वाले इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो क्लॉज 4 और 5 में नहीं आते हैं, मतलब कि ना तो वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, ना वो शेड्यूल्ड ट्राइब हो, ना वो सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन हो। राइट। तो बस वो इकोनॉमिकली वीकर हो, इसलिए हम उनको भी दे सकते हैं। राइट। उसके क्लॉज बी में, सब क्लॉज बी में, 6 क्लॉज के सब क्लॉज बी में बोल दिया गया फिर से वही बात कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी दे सकते हैं, एडेड अनएडेड, और माइनॉरिटी वालों को नहीं में नहीं देना है। ये 103rd अमेंडमेंट 2009, आपको पता ही है, ईडब्ल्यूएस काफी बड़ी बात बनी थी तब। राइट। एक्सप्लेनेशन आपको पता ही है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उसका कौन होंगे, वो स्टेट टाइम टाइम बताएगी। ठीक है, कि ये कंडीशंस होंगी तो ईडब्ल्यूएस हो गया, नहीं तो नहीं होंगे। 16th आर्टिकल में क्या है बच्चे कि ऑल सिटीजन्स को इक्वालिटी मिलेगी अगर अपॉइंटमेंट की बात आएगी किसी स्टेट के ऑफिस के अंदर। और क्लॉज 2 में क्या बोला कि वही रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस इसमें नए ऐड किए गए थे कि इन सब को लेकर के भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी भी एम्प्लॉयमेंट में। थर्ड क्लॉज में क्या बोला गया कि पार्लियामेंट बाय लॉ रेजिडेंट्स को रिक्वायरमेंट बना सकती है। फिर क्या बोला गया कि एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए अगर रिजर्वेशन की जा रही है, क्लॉज नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लॉज नंबर 4, 16 का बेटा, 16 का क्लॉज नंबर 4 आप बहुत ज्यादा बाय हार्ट याद रखें कि एम्प्लॉयमेंट में भी किसी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन को बेनिफिट देने के लिए, फेवर देने के लिए रिजर्वेशन की जा सकती है। और इसके अंदर फिर एक सब क्लॉज 4A ऐड किया गया, जो कि बोलता है, यहाँ पे बेटा थोड़ी सी आपको चेंज करनी होगी। मैंने आपको जो यहाँ पे पीडीएफ दी है उसमें भी 77th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बेटा, 77th अमेंडमेंट के साथ ही इस अमेंडमेंट को, इस क्लॉज को ऐड किया गया था। 85th अमेंडमेंट ने इसमें शब्द ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी, तो मतलब 77th ने इसको ऐड किया, उसके बाद 85th में इसने इसके अंदर फिर से एक अमेंडमेंट करी। राइट। तो 77th अमेंडमेंट ने क्या ऐड किया? क्लॉज नंबर 4A, 16th का क्लॉज 4A, और 85th ने इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी ऐड किया, जिसने क्या कर दिया कि भैया किसी भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन को रिजर्वेशन तो अपॉइंटमेंट में दे सकते हैं, उसके बाद प्रमोशन में भी देनी पड़ेगी, उसके बाद प्रमोशन में भी रिजर्वेशन आपको देनी पड़ेगी, मतलब स्टेट को इसमें कोई रोक नहीं सकता, मतलब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली। राइट। 4A, सॉरी 4B, 4B में क्या ऐड किया गया बेटा कि जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं, जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं उसमें उसमें
क्या कहते हैं कि उसको आप एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज ट्रीट करेंगे और ना कि अगले साल के अंदर जो आने वाली होंगी उसमें आप नहीं उसके 50% कोटा में इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली 81st अमेंडमेंट 2000 ने क्या कर दिया था, 81st अमेंडमेंट 2000 ने क्या कर दिया था बच्चे कि जो 50% वाली सीलिंग है बेसिकली एक तरीके से उन्होंने खत्म कर दी थी कि रिजर्वेशन के लिए उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी ही उनके लिए बना दी गई थी, राइट। उसके बाद क्या हुआ, रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए भी आपको कोई ना कोई रिजर्वेशन दे सकते हैं, जैसे कि भैया हम इस रिलीजन के हैं तो दूसरे रिलीजन का बंदा हमारे मंदिर में या मस्जिद में कैसे रख लेंगे, या हमारे गुरुद्वारे में कैसे रख लेंगे किसी मुसलमान को, ऐसे ऐसे करके, राइट। तो उनको भी रिलीजियस डिनोमिनेशन में भी वो एक क्राइटेरिया बनाया जा सकता है, ये क्लॉज नंबर 5 बोलता है। 6 क्लॉज नंबर फिर से वही जैसे उसमें था वैसे इसमें है कि एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी हम रिजर्वेशन दे सकते हैं इन द सेम वे, 10% वगैरह वगैरह। उसके बाद अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स वगैरह वगैरह आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये 15वां और 16वां बेसिकली आपको रिजर्वेशन देता है, ठीक है। 15वां क्या बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह करी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इनके लिए स्पेशल हो सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आपको इक्वलिटी दी जा सकती है एम्प्लॉयमेंट में वगैरह वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद अब बेटा अब इस आर्टिकल के अंदर ही अब हम करेंगे इस केस को, ठीक है जी। इस केस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस केस के साथ ही आपका कंप्लीट होगा वो आर्टिकल इक्वालिटी वाला सारा मंडल कमीशन केस, और जिसको हम बोलते हैं इंदिरा साहनी केस। इसका बैकग्राउंड सुन लीजिए क्या है, आर्टिकल 340, इसका बैकग्राउंड फटाफट से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आर्टिकल 340 बेटा ऑथोराइज करता है कि कोई एक कमीशन बिठाई जाएगी जो बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। तो ठीक है भैया, कमीशन बैठाते हैं। तो फर्स्ट कमीशन बैठाई गई थी बेटा 29 जनवरी 1953 को जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर, और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया जाता है तो जवाहरलाल नेहरू के अंडर बन गई। उन्होंने अपनी बेटा रिपोर्ट सबमिट करी 30 मार्च 1955 को। 2 ही साल लगे इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। बट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इस रिपोर्ट के अंदर, तो फर्स्ट रिपोर्ट को तो आप सिंपल मान लो, कोई दिक्कत नहीं आई। सेकंड जो इन्होंने बेटा कमीशन बिठाई वो बिठाई 1 जनवरी 1979 को, जो जनता पार्टी गवर्नमेंट के अंदर बिठाई गई, पीएम मोरारजी देसाई के अंडर, ये उस वक्त पीएम थे। किसके अंडर बिठाई गई, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, इनके नाम से ही आगे पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो याद रखेंगे 1 जनवरी 1979, मेंस का आंसर लिखने में हमें बिल्कुल हेल्प मिलेगी बच्चे, ठीक है। और बीपी मंडल के अंदर ही बैठाई गई। 6 मेंबर थे बच्चे, अगर इन 6 मेंबर्स की थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊं, एक तो बीपी मंडल ही थे, बाकी के जो 5 थे उनमें से एक बेटा एससी कैटेगरी का था ऑलरेडी, और जो 4 बचे वो सारे के सारे ओबीसी कैटेगरी के अंडर आ रहे थे। अगर क्योंकि इन्होंने बोला, बीपी मंडल कमीशन ने बोला कि एक ओबीसी कैटेगरी बनाई जानी चाहिए जिसमें 3743 कास्ट होंगी, राइट। तो जो बाकी के 4 थे, जस्ट टू मेंशन क्यूरियोसिटी, बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, कि जो बाकी के 4 थे वो चारों के चारों ओबीसी कैटेगरी के अंदर आ रहे थे खुद, राइट राइट, ओके। तो 6 मेंबर थी 1980 में, तो एक साल में पूरा एक साल में इन्होंने अपनी कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिकमेंडेशंस क्या थी कि इन्होंने ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस को कास्ट बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई किया है, जो कि 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बनता है अकॉर्डिंग टू 1931 सेंसस। इस बात को भी बहुत ज्यादा बेटा इन्होंने लोगों ने कंडेम किया कि भैया 1931 सेंसस इतना पुराना, 1980 में आप 50 साल पुराना सेंसस देख रहे हो। 50 साल में तो 2 जनरेशन क्रॉस हो जाती हैं, ठीक है। और आप 50 साल पहले के सेंसस को उठा करके एक साल में स्टडी करके बता रहे हो कि हाँ जी 3743 कास्ट जो है ये अदर बैकवर्ड क्लासेस है। तो आपने एक तरीके से फालतू में सबको ऐसे लग रहा है ना, देखने पर कि लग रहा है, नहीं हो सकता ऑब्वियसली वो बैकवर्ड हो वगैरह वगैरह, एनी हो। और क्या बोला कि 27% रिजर्वेशन उनको दी जानी चाहिए, राइट। टोटल क्या थी, 50% ही रिजर्वेशन देंगे। ये इस कमीशन ने भी बोला कि 50% रिजर्वेशन ही देंगे। कैसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बच्चे 1963 में रूल किया हुआ था, एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, याद रखेंगे, एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल बनाया था कि टोटल रिजर्वेशन 50% से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो सीलिंग जो थी वो 50% की एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 में ही लग चुकी थी। तो 1980 में जो रिकमेंडेशंस आएंगी ऑब्वियसली वो 53 के सीलिंग को मद्देनजर रखेंगे, इसलिए इन्होंने 27% का चूज किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कभी कि 27% ही क्यों चूज किया, क्योंकि 15% ऑलरेडी एससी को मिल रही थी रिजर्वेशन, और 7.5% बेटा मिल रही थी एसटी को, ठीक है।
तो बची कितनी, बची 27% बेटा, वैसे 27.5 बची थी, और इनको जोड़ करके देखो आप 49.5% रिजर्वेशन गई। तो इसलिए 50% की सीलिंग से कम रहे, 50% सीलिंग की से कम रहे, इसलिए इस कमीशन ने 27% की रिजर्वेशन ओबीसी को दी। ठीक है, फाइन इनफ। अब इसमें पॉलिटिकल एंगल देख लेते हैं थोड़ा सा फटाफट से, आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जनता गवर्नमेंट बेटा 1980 में गिर गई, देन इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई 1980 से लेकर के 1989 तक। राजीव गांधी ने अपनी सरकार बनाई थी 1984 से, क्योंकि इंदिरा गांधी 1984 में मारी गई थी, मर्डर हो गया था इनका, शी वाज किल्ड ब्रूटली। दिसंबर 1989 में क्या हुआ, वीपी सिंह की सरकार आ गई, फिर गवर्नमेंट केम इनटू द पावर, राइट। इन्होंने इन्होंने बेटा बेसिकली अपने इलेक्शन जो मैनिफेस्टोस थे उनमें बोल रखा था ऑलरेडी कि हम जैसे ही पावर में आएंगे तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। देखो जनता गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन को बनाया था 1979 में, 1980 में उनकी रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन जनता गवर्नमेंट जैसे उसको रिपोर्ट को करती, अगर लागू अगर करती भी, कर नहीं पाई क्योंकि सरकार गिर गई। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आ गई 1980 में, तो 10 साल इन्होंने ऐसी गुजरवा दिए 1989 तक, और इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं की बिल्कुल भी, क्योंकि गलत था इनके हिसाब से, राइट। 1989 में वीपी सिंह ने इलेक्शन में बेसिकली जीतने के लिए बोला, बहुत ज्यादा जोर जोर से प्रॉमिस किया कि मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आते ही पब्लिश कर दूंगा, आप मेरे को वोट डाल के पीएम बनाओ, ठीक है, तो मैं लागू कर दूंगा, राइट। तो इन्होंने जैसे ही पावर में आए तो 7 अगस्त 1990 इन्होंने पीएम ने डिक्लेयर कर दिया कि 27% रिजर्वेशन तो ओबीसी में दे रहा हूं। इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट मेमोरेंडा फ्रॉम द पीएम। फर्स्ट मेमोरेंडा आया है, ठीक है। इसके 2 मेमोरेंडा आए हैं इसके ऊपर, जो ओबीसी को रिजर्वेशन दी गई है, इसके ऊपर 2 मेमोरेंडाज आए हैं। फर्स्ट मेमोरेंडा वीपी सिंह ने पब्लिश किया है 7 अगस्त 1990। 7 अगस्त 1990 पीएम ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया 27% रिजर्वेशन देंगे। राजीव गांधी ने उस वक्त बोला भी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जो इन्होंने छू लिया है, इट इज अ कैन ऑफ वॉर्म्स, ये एक बेटा छत्ता है मधुमक्खियों का या फिर वॉर्म्स का, जिसको वीपी सिंह ने अब खोल दिया है। अब इसको बंद नहीं कोई भी कर सकता, ठीक है, क्योंकि बंद कर कैसे करेंगे भैया, क्योंकि अगर बंद करेंगे तो वो फिर वोट नहीं डालेंगे हमको, जो ओबीसी हैं जो भी, राइट। अब वीपी सिंह की सरकार भी गिर जाती है भैया 10 नवंबर 1990। 7 अगस्त 1990 को बनी और 10 नवंबर 1990 में गिर गई, तो मतलब 5-6 महीने की सरकार रही, 5-6 महीने भी नहीं बोलेंगे 8 से 11, मतलब कि 4 महीने की सरकार रही, और 4 महीने की सरकार में उसने मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चीज को इंप्लीमेंट कर दिया, दैट इज 27% रिजर्वेशन, राइट। जैसे ही सरकार गई 10 नवंबर 1990 को, तो चंद्रशेखर यहाँ पर पीएम बनते हैं बेटा। चंद्रशेखर बेटा, अगर आप थोड़ा सा भी, सुब्रमण्यम स्वामी पॉलिटिशियन है, एमपी हैं राज्यसभा से बीजेपी की तरफ से, काफी बड़े मतलब पॉलिटिकल लीडर हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत पॉपुलर हैं। अगर आपने कभी ना कभी उनको सुना होगा तो आपने उनके कभी ना कभी इंटरव्यू में सुना होगा कि चंद्रशेखर को पीएम बनाने में सुब्रमण्यम स्वामी जी का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल था। और चंद्रशेखर यहाँ पर ऐसे एक इंसान थे जिन्होंने खुलेआम लोकसभा में बोल रखा था कि हाँ, है मेरे ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड से, है मेरे ताल्लुकात डॉन्स वगैरह से, तो क्या कर लोगे, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, राइट, वगैरह वगैरह। और आपको एक बार और बताता हूँ इनके बारे में। ही वॉज अ पर्सन जिनको एक बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह भी ऑफर हो गई थी कि आप बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ। ही वॉज अ पर्सन हु सेड कि मैं बनूंगा तो सिर्फ पीएम बनूंगा और कोई मिनिस्टर नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ पीएम बनना है। इस ख्वाहिश को बेसिकली डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ही पूरा किया था, और ये 10 नवंबर 1990 को पीएम बने, लेकिन सिर्फ 21 जून 1991 तक ही ये पीएम बन पाए, क्योंकि बेटा क्या था, अलायंस के ऊपर गवर्नमेंट चल रही थी, तो कभी टूट गए, कभी इधर हो गए, कभी अलायंस उधर हो गए। तो यहाँ पर बेसिकली डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ये भी बताते हैं कि अलायंस इसलिए टूटा था क्योंकि सोनिया गांधी ने बेसिकली इनको थोड़ा सा धोखा दे दिया था, कि पहले बोला कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, बाद में सपोर्ट नहीं किया था, वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ उनका कंट्रोवर्सी चलता है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर 21 जून 1991 तक भी इनकी सरकार नहीं थी। बेसिकली इलेक्शन पीरियड था मार्च 1991 से 21 जून 1991 तक, तो बेसिकली नवंबर से लेकर के मार्च तक सिर्फ 4 महीने या 5 महीने ही ये पीएम के कुर्सी पर एक्चुअल में थे। उसके बाद इलेक्शन था। अब क्या हुआ मेरी बात को समझो। सबसे पहले फिर से इसको देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जनता गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन बनाया 1980 में, उसने रिपोर्ट दी, जनता गवर्नमेंट गिर गई, ठीक है जी, जनता गवर्नमेंट की सरकार गिर गई। उसके बाद 10 साल तक
गांधी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद वीपी सिंह ने एक झटके में सब कुछ कर दिया। उसके बाद फिर से डामाडोल हो गई सरकारें बहुत ज्यादा, वीपी सिंह से लेकर चंद्रशेखर तक। उसके बाद क्या हुआ, जब बेटा क्या होता है, जब आप एक बार कुछ ऑफर कर देते हो पब्लिक को, उसके बाद बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल टर्बुलेंसेज आप नहीं कर पाते हो, या बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर आप नहीं कर पाते हो, तो क्या हो जाता है, तो क्या मच जाता है, भूचाल। तो भूचाल मच जाता है। पैन इंडिया प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, जॉब सीकर्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जो था, यहाँ पर जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको जाननी है, यहाँ पर प्रोटेस्ट दो तीन तरीके के हो रहे हैं। एक तरीका का तो वो हो रहा है कि जो कह रहे हैं कि इसको मंडल कमीशन को अब अच्छे से लागू करो, ये लागू क्यों नहीं हो रही है, मतलब अभी कुछ जो कमियां रह गई सरकार गिरने के कारण उसको कंप्लीट करो। दूसरा प्रोटेस्ट यहाँ पर बहुत जबरदस्त चल रहा है कि इसको खत्म करो, व्हाई द हेल यू आर रिजर्विंग 27% सीट्स, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के जो लोग थे यहाँ पर, वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। बेटा आपने एक अमिताभ बच्चन की अगर मूवी देखनी हो ना, तो यहाँ पर आप मूवी देख सकते हैं आरक्षण। आरक्षण बेटा मूवी है, वो एग्जैक्टली इस चीज के ऊपर बेस्ड है, एग्जैक्टली। ठीक है, वो दोनों तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ओबीसी वर्सेस जनरल, ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, और उसमें जब लास्ट फिर इंदिरा साहनी का केस आता है, रिजल्ट आता है, तो सारा कुछ शांत हो जाता है, राइट। इतना बड़ा जबरदस्त यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, रोड्स, हाईवे, सर्विस, स्कूल, बिजनेस सब क्लोज हो जाते हैं। राजीव गोस्वामी वाज अ पर्सन बेटा ऑफ डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 19 साल ईयर्स का इसकी उम्र थी, जिसने अपने आप को पहली बार आग लगा ली थी पब्लिक में कि रिजर्वेशन अगर होगी तो मैं अपने आप को मार ही देता हूँ, फिर मेरे को जीना नहीं है, राइट। इसी तरीके से बेटा 63 लोग मरे थे टोटल, और 159 अटेम्प्ट्स हुए थे अपने आप को आग लगाने वाले। इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, पूरा देश जल रहा था एक तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर आती है बेटा नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट। ठीक है, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट गिरी ये 21 जून 1991 तक, और उसके बाद नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है। बेसिकली यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल बताता हूँ। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि नरसिम्हा राव जी पीएम बनकर की सरकार चला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कांग्रेस कुछ ना कुछ गठबंधन अलायंस करके चला रही थी सरकार। ठीक है, दूसरी बात, पीएम नरसिम्हा राव का को बहुत ज्यादा कोई ऐसे लोग चाह नहीं रहे थे। ठीक है ना, वो एक ऐसी बस ठीक है कि अगर कोई भी और बनेगा तो सरकार तो पता चलनी है नहीं, गिरेगी। जैसे अभी पीछे वीपी सिंह की गिरी, उसके बाद चंद्रशेखर की गिरी, इसकी सरकार भी गिरेगी, अलायंस पर है। लेकिन इसलिए किसी को फायदा नहीं बेइज्जती करवाने का, तो नरसिम्हा राव को बना दो। इस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव को पीएम बना दिया गया। लेकिन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पीएम, वेरी स्ट्रॉन्ग पीएम। ठीक है, क्योंकि उस वक्त बेटा इकोनॉमिकल क्राइसिस इतना बड़ा आ गया था, आपको पता है 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स लाने में सबसे बड़ा रोल पीवी नरसिम्हा राव जी का था। ही गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग गो अहेड टू द देन डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो फाइनेंस के मिनिस्टर थे मेरे हिसाब से, उनको गो हेड दिया कि तुम कुछ मर्जी करो, देश को इस संकट से बाहर निकालो। हमारे पास एक ही हफ्ते का फॉरेन रिजर्व रह गया था, राइट। तो उसके बाद इन्होंने, मतलब ही बिकेम द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पीएम, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इस केस का कैसे बेटा सोल्यूशन किया, इन्होंने कहा कि हम दो चेंजेस, सेकंड मेमोरेंडा बोलते हैं बेटा इसको, इन्होंने सेकंड मेमोरेंडा पेश किया, राइट। इन्होंने उस मेमोरेंडम में क्या बोला, नंबर 1 कि हम ओबीसी में जो प्रेफरेंस देंगे वो पूरर सेक्शन को देंगे। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने बोला कि यार ऊपर ऊपर के जो अमीर लोग हैं उनको नहीं देंगे, यू डोंट वरी, पुअर सेक्शन को देंगे। दूसरा इन्होंने क्या बोला लोगों को, जो जनरल लोग हैं उनको ठंडा करने के लिए, कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी होगी, जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस लोग होंगे उनको 10% की रिजर्वेशन देंगे। तो इन्होंने दो चीजें आगे पेश कर दी। प्रोटेस्ट चलते रहे पैरेलल, ये है वो है, ये है वो है। फाइनली बेटा 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मंडल कमीशन केस, 9 जजेस का बेंच था, इन्होंने अपनी जजमेंट दे दी, सारा कुछ ठंडा बैठ गया। क्योंकि बेटा जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो राइट्स होते हैं, जो स्ट्राइक्स होती हैं, ये सब कुछ जो होता है, ये सब कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस के अगेंस्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बाद तो कुछ बोल ही नहीं सकते, किसके पास जाओगे अब उसके डिसीजंस को रिवर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके डिसीजंस को रिवर्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम आगे डिस्कस करते हैं कैसे रिवर्ट किया जाएगा। इंदिरा साहनी केस को 1992 में इसकी जजमेंट आ जाती है। क्या जजमेंट है बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग हो गया अब इस वक्त ये चीज। 27% रिजर्वेशन ओबीसी की इन्होंने कहा वैलिड है, बट क्रीमी लेयर कंसेप्ट मस्ट बी देयर। तो पहले तो जनरल कैटेगरी के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सारे ठंडे होकर बैठ जाओ, ओबीसी की रिजर्वेशन को वैलिड कर दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन
नहीं देंगे भैया, अपॉइंटमेंट में दो, उसके बाद बंदे की काबिलियत है, बंदा प्रमोट हो सकता है खुद तो प्रमोट हो जाए, ठीक है। टोटल रिजर्वेशन 50% से एक्सीड नहीं होगी, ये भी आपको निश्चित करना है, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में दोबारा बोला। फिर कैरी फॉरवर्ड रूल इज वैलिड, कहते हैं पिछले साल जो भी रिजर्व कैटेगरी की सीट से अगर वो नहीं फुलफिल हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कर लो, आप अगले साल कर लो यूज, लेकिन 50% की सीलिंग को वायलेट नहीं करना है, ठीक है जी। फिर कहते हैं कि परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बैठाओ जिसकी जो चेक करेगी कि कोई लिस्ट ऑफ ओबीसी में ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन तो नहीं हो गया है, कोई रह तो नहीं गया या कोई ज्यादा तो नहीं आ गया, वो चीज परमानेंट देखते रहेगी, स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए। और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ऑन इट्स ओन क्राइटेरिया नहीं हो सकता, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन पर आप किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते, मतलब कितनी आयरॉनिकल बात है। हम ऊपर बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि क्रीमिलियर कंसेप्ट लेकर के आओ भाई, ओबीसी की कास्ट में जिसको आप रिजर्वेशन दे रहे हो उसमें जो पूरा सेक्शन है उसको ही रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, अमीर को नहीं मिलनी चाहिए। फिर आप यहाँ पर बोल रहे हो कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैन नॉट बी इट्स क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन इन जनरल कैटेगरी वाले में जब आप बात कर रहे हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस वाली जो रिजर्वेशन थी बेटा उसको सुप्रीम कोर्ट ने पुट डाउन कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली खारिज कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या आपको बहुत इंटरेस्टिंगली एक चीज समझनी है कि इंदिरा साहनी के केस में जो जो जजमेंट्स दी, जो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दी, एक बार फिर से बोल लेते हैं जजमेंट्स क्या दी बेटा, हमें रिवाइज हो जाएगा। नंबर 1 जजमेंट क्या दी कि 27% की रिजर्वेशन वैलिड है। नंबर 2 क्या दी कि भैया क्रीमिलियर कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। नंबर 3 क्या दी, रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगी। नंबर 4 क्या दी कि रिजर्वेशन टोटल 50% से क्रॉस नहीं करेगी, बेशक कैरी फॉरवर्ड रूल आपका लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसके बाद क्या कहा कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि इकोनॉमिक सिचुएशन सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता, इसलिए जनरल कैटेगरी के लोगों को ईडब्ल्यूएस वाली 10% की रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, राइट। अब क्या होता है, अब सुनो बच्चे क्या होता है, अब इन रिजर्वेशंस का हम क्या करते हैं, टेबल बना देते हैं, एक एक करके इन सारी की सारी रिजर्वेशंस को बड़ा पलटा गया। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 27% की रिजर्वेशन है वैलिड बट क्रीमिलियर, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले रामनंदन कमेटी बनाई, आइडेंटिफाई कराओ भैया क्रीमिलियर कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने बेसिकली एक एक हम जजमेंट को देखते हैं कैसे कैसे बेसिकली इंप्लीमेंट भी किया और रिजेक्ट भी किया। रामनंदन कमेटी को बोला कि क्रीमिलियर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो अमीर लोग हैं ओबीसी के अंदर उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो आप बताओ। उन्होंने 1993 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी बेटा, और ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली मेंशन्ड हियर, यहाँ पर एक बहुत अच्छे से याद रखना बात, क्लियरली मेंशन्ड हियर कि जो क्रीमिलियर का कंसेप्ट है वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं लगेगा, सिर्फ ओबीसी में लगेगा, राइट। तो ये बात कई बार बच्चों को कंफ्यूज करती है कि SC ST में क्यों नहीं लगा, तो इंदिरा साहनी केस में SC ST को बोला गया प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इनमें क्रिमिनल कंसेप्ट नहीं लगेगा, दे आर वेरी बैकवर्ड, ओबीसी में लगेगा, ठीक है। बट उसके बाद M नागराज केस 2006 में बेटा सुप्रीम कोर्ट अपना स्टैंड से पलट जाती है और बोलती है कि SC ST में भी लगेगा, ठीक है जी। अब रामनंदन कमेटी क्रीमिलियर के क्या वो क्राइटेरिया बताती है बेटा, आप सबको पता है, ग्रेड A ग्रेड B के अगर आप हैं तो आपको नहीं मिलेगा, IAS IPS है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है तो आपको नहीं मिलेगा, 8 लाख से इनकम अगर आपकी ईयरली ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो आप सब कुछ देख सकते हैं। किसी आप बड़ी PSUs में काम करते हैं बड़े लेवल पर वगैरह वगैरह, है ना, तो आपको आप क्रीमिलियर में आ जाएंगे तो आपको बच्चों आपके बच्चों को वो कंसेप्ट नहीं मिलेगा, मतलब की रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहले तो आपको समझ में आ गया 27% रिजर्वेशन को कैसे किया, ऐसे हुआ। उसके बाद क्या किया बेटा, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाले को कैसे हैंडल किया, इन्होंने चुपचाप 77th अमेंडमेंट 1995 किया और उसके अंतर्गत क्या ऐड कर दिया, 16(4)A। मैंने आपको बोला था 16(4)A बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार फिर से। 16(4)A क्या बोलता है कि प्रमोशन आपको मिलेगी, 77th अमेंडमेंट कर दी बेटा कि आपको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगी, और 85th अमेंडमेंट क्या करेगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी के साथ आपको देगी। तो यहाँ पर हमने वही देखा कि 16(4) ऐड कर दिया जिसने अलाउ कर दिया रिजर्वेशन इन सीनियरिटी ऑल्सो। अगेन 85th अमेंडमेंट ने क्या कर दिया 2001 में बेटा, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को ऐड कर दिया बेटा। 2001 में मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर PM जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीजेपी की सरकार थी, राइट। तो कुछ लोगों को अगर ये लगता है बीजेपी वाले कि भैया रिजर्वेशन हटाने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, उन्होंने खुद बेसिकली हमेशा फेवर की है रिजर्वेशंस को, ठीक है, तो आप उसमें ऐसा कुछ भी ना समझें।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड कर दिया गया। और इवन दैट 2001 में अमेंडमेंट डाली और उन्होंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये जून 1995 से रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट होगा। मतलब कि आज अमेंडमेंट कर रहे हैं 2001 में, लेकिन इंप्लीमेंट करेंगे सिंस मतलब फ्रॉम जून 1995 से ही इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो वहां से जो सीनियरिटी बनेगी रिजर्व कैटेगरी वालों को वहां से मिलेगी। फिर आपने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया रिजर्वेशन 50% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। 76 अमेंडमेंट 1994 में उन्होंने बोला तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 को हम 9th शेड्यूल में डालते हैं। बेटा तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 क्या कहता है कि हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन 69% देनी है हमको, राइट। तो जनरल कैटेगरी वाले 31% में सिमट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को तो फिर सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है, तो उठा करके इन्होंने क्या किया, उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया, इस एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया। 9th शेड्यूल क्या बोलता है कि इस शेड्यूल के अंदर पड़े हुए एक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है, राइट। तो चलो यहां पर तो वैसे कोई खास बड़ी बात नहीं है बच्चा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हम 50% से ज्यादा अलाउ कर सकते हैं, लेकिन जनरली 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, समझ में आ गया। फिर आपने बोला कैरी फॉरवर्ड रूल 50% को वैलिड नहीं करेगा, ये तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। यहां पर फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है बेटा और बीजेपी की सरकार है, 81st अमेंडमेंट 2000 लाया गया और 16th 4B को ऐड किया गया, जो बोलता है कि जो भी अनफिल्ड रिजर्व्ड वैकेंसीज रह जाएंगी, पिछले साल जो रिजर्व्ड वैकेंसीज खाली रह गई थी, नहीं आए SC ST के लोग या OBC के लोग उसको भरने के लिए, तो उन रिजर्व्ड वैकेंसीज को एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज माना जाएगा और अगले साल जो वैकेंसीज आती हैं उसके साथ कंबाइन नहीं किया जाएगा, उनको अलग से लिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल कि 100 वैकेंसीज आई हैं इस साल, 50% रिजर्व थी, 50% जनरल थी। 50 में जो रिजर्व थी उसमें सपोज 40 बंदे ही भरने के लिए आए, तो अगले साल जो आएंगे ये जो 10 बच गई हैं यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी की, इन 10 को अगले साल अलग से कंसिडर किया जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि अगले साल आप बोलेंगे कि 10 ये पड़ी हैं 40 और आगे दे दो, तो जो 100 थी बिल्कुल टोटल उसमें से मतलब कि ये 10 को भी काउंट कर लेंगे 50% वाले सीलिंग के अंदर। नो, जो अगले साल आएंगी 100 उसका 50% अलग से रिजर्व मिलेगा, ये जो 10 सीट्स बची हैं यहाँ पिछले साल की, इसको अलग से भरा जाएगा। ये इट विल ऑल टुगेदर विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज। ये 16th 4B में डाल दिया गया। काफी खतरनाक आर्टिकल है बेटा, जो भी है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपने बोला कि परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बना दो जो इसके ओवर इंक्लूजन और अंडर इंक्लूजन को चेक करेगी। तो यहाँ पर बेटा NCBC बना दी गई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसको 1993 के अंदर स्टैब्लिश कर दिया गया बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब यही होता है कि कोई एक्ट के अंडर काम करे। लेकिन बाद में 2018 में मोदी सरकार ने 102nd अमेंडमेंट करके आर्टिकल 338B ऐड कर दिया और इस बॉडी को बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनल, की ये कोई छोटी मोटी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपसे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन कर दिया 338B आर्टिकल आपको याद रखना है। फिर आपने बोला कि इकोनॉमिक सिचुएशन, यहाँ पर बहुत जबरदस्त बात हो गई कि इकोनॉमिक सिचुएशन से हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, इसलिए EWS की रिजर्वेशन को आपने कट किया था। तो भैया जी सुन लो, 103rd अमेंडमेंट करके 16th आर्टिकल क्लॉज 6 में आपको बताया था यहाँ पर बेटा, क्लॉज 6 यहाँ पर ऐड किया गया और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दी गई, राइट। जनरल कैटेगरी वाले इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन अलाउड करवा दी। ये मोदी जी ने फिर से काम किया है कि जनरल कैटेगरी के लोगों को भी रिजर्वेशन 10% मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जो जिनको इनके अंडर मिल रही है उनको भी बताई वगैरह वगैरह, और जिनको OBC के अंडर मिल रही है बेटा उनको भी बताई, कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्वेशन मिलनी है तो मिलनी है, इसमें कोई इशू नहीं है भैया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से भैया ये क्लेश यहाँ पर खत्म होने वाला नहीं था। अब M नागराज का केस आ गया 2006 का। उसने बोला, उसने इन 4 अमेंडमेंट्स को बेटा चैलेंज कर दिया, 77th अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट, 82nd अमेंडमेंट एंड 85th अमेंडमेंट। तो यहाँ पर देख लेते हैं 87th और बेटा 85th अमेंडमेंट मैंने आपको बोला था 16th आर्टिकल 4A को ऐड किया है, जिसमें प्रमोशन वाला की प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउड करवाई है 77th अमेंडमेंट ने, और 85th अमेंडमेंट ने क्या बोल दिया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी का कंसेप्ट ऐड कर दिया, राइट। 81st अमेंडमेंट ने बेटा क्या किया था, 81st अमेंडमेंट ने 16 4B ऐड कर दिया। इसने बोला कि भैया कैरी फॉरवर्ड रूल में जो पिछली साल की बची हैं उसको अंदर ऐड किया जाएगा। तो यहां पर देखो बेटा क्वेश्चन क्या किया, 82nd अमेंडमेंट में उसको बताता हूं क्या है, 2 मिनट रुक जाओ।
यहाँ पर इन तीनों अमेंडमेंट्स का सुनो, 77, 81 और 85, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली इंदिरा साहनी केस की जजमेंट्स को पलट दिया। दे रिजर्व बेसिकली रिवर्स्ड द डिसीजन, क्योंकि इंदिरा साहनी केस ने बोला कि पिछले साल का जो आप उठा लो 50% से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। फिर इंदिरा साहनी ने बोला कि भैया प्रमोशन में नहीं देना है, तो 16(4)A ने प्रमोशन में दे दी, 16(4)B ने पिछले साल की उठा ली, 50% को तोड़वा दिया। तो आपने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को उलट दिया अपनी कमेंटमेंट्स करके। तो इसलिए एम नागराज केस में वो बोलते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट आप इन अमेंडमेंट्स को ही खारिज कर दो, नल एंड वॉइड कर दो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट बनी है। और 82nd अमेंडमेंट में क्या था बच्चे, 82nd अमेंडमेंट में क्या था, इन्होंने आर्टिकल 335 में एक प्रोविजन ऐड कर दिया था, प्रोविजो बोलते हैं इसको, प्रोविजो ऐड कर दिया था। पहले आर्टिकल 335 सुन लो क्या है। आर्टिकल 335 बोलता है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग हैं, इनको कंसिडरेशन में लेकर के अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज एंड पोस्ट में कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत एफिशिएंसी मेंटेन की जानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के। मतलब कि सपोज कीजिए कि सरकार की कोई कंपनी है, सेंटर की, यूनियन की हो चाहे स्टेट की हो, उसकी अपॉइंटमेंट्स में उसकी सर्विसेज और उसकी पोस्ट जो है उसकी अपॉइंटमेंट्स में आप रिजर्वेशन दे दो, उनको कुछ ना कुछ मेंबर क्लेम दे दो, उनका बेनिफिट दे दो SC ST को, लेकिन हाँ उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखना है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि एफिशिएंसी ही बिल्कुल जीरो हो जाए। तो ये तो आर्टिकल में बोल दिया। इसमें ऐड क्या कर दिया 82nd अमेंडमेंट में, जिसके ऊपर एमराज को प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने बोला, इस अमेंडमेंट ने बोला बच्चे, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐड की है, ध्यान से सुनना, कि इस आर्टिकल में लिखी कोई भी बात सरकार को इस बात से नहीं रोक सकती, कैन नॉट प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी फेवर टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, कि वो इनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को कम कर दे, इनके लिए स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन को कम कर दे, फॉर द रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन भी, अपॉइंटमेंट भी, वगैरह वगैरह, एनीथिंग। तो बेसिकली सीधा सीधा इस आर्टिकल के अंदर इस अमेंडमेंट ने ये चीज को ऐड करवा दिया कि भैया तुम भाड़ में जाओ, मेंटेनेंस एफिशिएंसी को कोई चक्कर नहीं है। हम SC ST वालों को एंट्री दिलवाने के लिए या प्रमोशंस दिलवाने के लिए भैया उनके लिए कुछ भी क्वालिफाइंग मार्क्स, इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशंस को वगैरह वगैरह कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला यार ये कैसी बात हुई, ओवरऑल एफिशिएंसी को तो कम कराना नहीं चाहिए। तो ये 4 अमेंडमेंट्स हैं बेटा, इन 4 अमेंडमेंट्स को एम नागराज केस 2006 में चैलेंज किया गया फिर से। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे क्या किया उसके बाद। एम नागराज केस का बेटा डिसीजन आया, एम नागराज केस का डिसीजन आया, और उन्होंने 3-4 चीजें बोली। क्या क्या बोली हैं एग्जैक्टली हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो थोड़ा सा बेसिक आप देख लो 3 पॉइंट्स में क्या बोला, कि गवर्नमेंट कैन नॉट इंट्रोड्यूस कोटा अनलेस इट प्रूव्स, बेसिकली प्रूफ मांगा कि पर्टिकुलर कम्युनिटी बैकवर्ड है, ठीक है, इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, और एक क्वांटिफाइबल डाटा आपको देना पड़ेगा, और इससे ओवरऑल एफिशिएंसी भी आप नहीं इफेक्ट करेंगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा, प्रमोशन वगैरह तब होंगी। तो ये तो जनरल कैटेगरी की, मतलब जनरल हो गया कि क्या दी, आपको देखते हैं क्या 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 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से बोला, बच्चे ध्यान से सुनेंगे आप। पहले इन्होंने बोला कि कोर्ट ये कह रहा है, कोर्ट प्रोक्लेम करता है कि स्टेट इस बात से बाध्य नहीं है, मतलब कि स्टेट इज नॉट बाउंड, स्टेट को हम नहीं रोक रहे हैं कि वो रिजर्वेशन करें SC ST की प्रमोशंस में, कोई दिक्कत नहीं है, करो, बट इसको करने के लिए आपको क्वांटिफाइबल डाटा, मतलब कि विद नंबर्स बताना पड़ेगा कि ये कैटेगरी के लोग जो SC ST वाले हैं, इनको बैकवर्ड हैं, अभी भी जॉब में आने के बाद भी ये बैकवर्ड हैं, और इनको आगे लेकर जाने के लिए प्रमोशन देनी पड़ेगी, ठीक है, इनकी बैकवर्डनेस आपको विद डाटा शो करनी पड़ेगी, ठीक है, 335 के अंतर्गत आपको रह करके इसके शो करनी पड़ेगी, ठीक है, 335 में अभी डिस्कस किया। सेकंड इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने मंडल केस की अर्लियर स्टांस को रिवर्स कर दिया। मंडल केस में क्या बोला था कि SC ST के लिए क्रीमी लेयर कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया क्रीमी लेयर कंसेप्ट SC ST पर भी एप्लीकेबल होगा, सो दैट की एक्सेसिवनेस ना हो जाए कि कुछ 4-5 फैमिलीज ही SC ST की सारा का सारा बेनिफिट ले जाएं जो रिच हो चुके हैं, जो और गरीबों को कुछ मिल ही नहीं रहा। तो इस तरीके से उन्होंने बेटा 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एम नागराज केस 2006 में बोली, ठीक है। अब सेंटर को तो लगनी थी मिर्ची, सेंटर ने कहा भैया 2 इश्यूज हैं, क्वांटिफाइबल डाटा क्या होता है भैया, हम कहां से लेकर के आएंगे क्वांटिफाइबल डाटा। और देखो सेंटर ने कितना स्ट्रांगली बोला कि आर्टिकल 341 और 342 में प्रेसिडेंशियल लिस्ट है। 341 में क्या है बेटा, 341 में उनकी लिस्ट है, उस कास्ट की लिस्ट है, उन सभी ट्राइब्स, कास्ट, रेसेस की लिस्ट है, वगैरह वगैरह,
जो शेड्यूल्ड कास्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, और 342 आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट है उनकी जो शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किए जाते हैं। मतलब कि अगर आपकी कास्ट को 341 में रख दिया गया है तो आपकी कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट बन गई, अगर आपकी कास्ट को 342 के आर्टिकल में रख दिया गया है तो आपकी कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब बन गई। तो आप मेरी बात को यहाँ पर ये भी समझ लें बेटा, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कोई भगवान से मिला हुआ धप्पा नहीं है। इट इज जस्ट it is just that कि गवर्नमेंट हैज मेंशन्ड योर कास्ट इनटू दिस आर्टिकल और इनटू दैट आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल में आपकी कास्ट रखे जाने से क्या हो जाएगा, आप बैकवर्ड हो जाएंगे। मतलब आप बात को समझे कि आप इसको जो पर्सनल लेवल के ऊपर आप ऐसा ना समझें कि ये एससी है ये एसटी है, बेटा वो आर्टिकल्स के अंदर उनकी कास्ट मेंशन है, नथिंग एल्स, राइट। तो यहाँ पर सरकार सेंटर बोलती है बच्चा कि जब उनकी लिस्ट को, जब उनका जो कास्ट है लिस्ट में रख दी गई तो इसका मतलब ही है कि वो बैकवर्ड है, और यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग नहीं आता है। हम प्रूव कैसे करेंगे इसको ऑल ओवर अगेन बारी बारी कि ये क्रिमिनल है, ये ऐसे बैकवर्ड रह गए हैं और इनको प्रमोशन दी जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो और क्रीमिलियर कंसेप्ट जो है एससी एसटी के केस में वो इंदिरा गांधी केस में नहीं लगाया था, तो आप कैसे पलट सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा पलट सकता है। सुप्रीम कोर्ट को तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट से बिल्कुल पलट सकता है। 50 साल पुरानी जजमेंट से भी 50 साल बाद बोल सकता है कि भैया ये तो उस वक्त गलत दे दी गई थी, आज ऐसा होगा, तो पलट सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है लेकिन सेंटर को फिर से अपना स्टांस क्लियर करना था, तो उसलिए वो जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस 2018 में बेटा कोर्ट फिर से इस चीज को बेटा जज करती है और बोलती है क्या। अब एम नागराज केस क्या बोल रहा था कि क्वांटिफाइबल डाटा लेकर के आओ, ठीक है, तब देंगे प्रमोशन में रिजर्वेशन, जो आप जबरदस्ती कर रहे हो ना 16(4) ऐड करके कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दो, तो क्वांटिफाइबल डाटा लेकर के आओ। लेकिन जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस में क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना स्टांस पलट दिया और उसने बोला कि क्वांटिफाइबल डाटा तो देखो नहीं लाया जा सकता, ठीक है, इसलिए इनवैलिडेट कर दिया कि यार नहीं चाहिए क्वांटिफाइबल डाटा, तो ठीक है इट्स ओके। लेकिन तो एम नागराज केस के वर्डिक्ट को पलट दिया, बट स्टेट ने बोला कि एप्रोप्रिएट डाटा तो ले आओ, क्वांटिफाइबल डाटा नहीं, बट कुछ एप्रोप्रिएट डाटा तो ले आओ कि ये इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट है जॉब लेने के बाद भी, उसके बाद इसको प्रमोशन देने के लिए भी इसको रिजर्वेशन की जरूरत है, ये चीज आप एप्रोप्रिएट डाटा लेकर के तो प्रूफ कर दो। ठीक है, एक तो ये बोल दी, क्वांटिफाइबल डाटा को एप्रोप्रिएट डाटा बोल दिया बेसिकली जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस में। उसके बाद इन्होंने क्रीमिलियर प्रिंसिपल पर क्या बोला कि भैया एससी एसटी के क्रीमिलियर प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि बेसिकली इन्होंने रख दिया इसको, नागराज केस की इस बात को तो रख दिया, सिर्फ इस बात को पलट दिया कि क्वांटिफाइबल डाटा नहीं चाहिए, लेकिन इस बात को रख दिया कि क्रीमिलियर प्रिंसिपल आप लगाओ। कोर्ट फॉलोड द नागराज वर्डिक्ट पे, ठीक है, और एससी इनको सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को वगैरह को और इनके क्रीमी लेयर्स को बड़ा बेसिकली बोला कि मस्ट बी एक्सक्लूडेड होना चाहिए, टॉप क्रीमी लेयर को बाहर निकालो और नीचे के लोगों को यहाँ इसके बेनिफिट्स रिजर्वेशन के मिलने ही चाहिए। तो कोर्ट ने बेसिकली बोला कि वीकर सेक्शन वगैरह वगैरह तभी ऊपर आ पाएंगे जब इनको रिजर्वेशन मिलेंगी और क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब फिर से बेटा 2018 के बाद करंट की बात कर लेते हैं। फिर से गवर्नमेंट क्या बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम सो सॉरी थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है। फिर से बेटा गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अपना भैया ये वाली जजमेंट को फिर से रिव्यू कर लो, तो ये सारी उम्र चलता रहेगा। लेकिन एनी हाउ मेरे आई होप बेटा कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, एक बार फिर से अगर सम अप करूं तो इंदिरा साहनी केस ने बेटा जो जो चीजें बोली कि रिजर्वेशन ओबीसी को मिलनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलनी चाहिए और प्रमोशंस में नहीं मिलनी चाहिए, और पिछली कैरी फॉरवर्ड रूल को इम्प्लीमेंट करो लेकिन 50% रूल की सीलिंग ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इन सबको अपनी बेटा अमेंडमेंट्स के साथ पलटा गया। 77th अमेंडमेंट आप याद रखेंगे, 81st याद रखेंगे, 82nd याद रखेंगे, 85th याद रखेंगे। ठीक है, इन रिजर्वेशंस को याद अमेंडमेंट्स को याद रखेंगे। फिर इनको चैलेंज किया गया बेटा एम नागराज केस 2006 में, फिर उनको बेटा बोला गया कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी लगाओ एससी एसटी पर भी, एम नागराज केस में बोला, इंदिरा साहनी केस में बोला नहीं लगाएंगे, और एम नागराज केस में ये भी बोला कि क्वांटिफाइबल डाटा लेकर के आओ। फिर क्वांटिफाइबल डाटा को बेटा छोड़ा गया जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस 2018 में, और यहाँ पर बोला गया कि भाई एप्रोप्रिएट डाटा ला दो और एससी एसटी पर क्रीमी लेयर तो लगेगी ही लगेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ईडब्ल्यूएस जिसकी बेटा रिजर्वेशन को इंदिरा साहनी केस में पलट दिया गया था, उसको अमेंडमेंट करके 2019 की अमेंडमेंट करके फिर से लगा दिया गया है। ये बात आप याद रखेंगे। पीडीएफ को बेटा 1 2 3 बार आप जरूर पढ़ें, तभी आपको याद रहेंगी। ये था रिजर्वेशन का बेटा कंप्लीट लेक्चर, और ये था बेटा इक्वालिटी जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उसके ऊपर का बेटा कंप्लीट मटेरियल। इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे हो प्री,
कुछ भी जरूरत नहीं है। आप इन दोनों पीडीएफ्स को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, याद रखें, बातें करें अपने आप से और अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट फ्रीडम वाले के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। टिल देन, दिस इज राघवेंद्र फ्रॉम दिस साइड साइनिंग ऑफ। थैंक यू।